Welcome back class 9th in second part. In this part we will study rights in the Indian Constitution. कि कौन कौन से राइट्स आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है और सिटीजन्स को गिवन है ये राइट्स, किस तरीके के सेफ गार्ड्स हैं, दैट मीन्स हाउ योर राइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट नाउ. तो आप देखते हो कि अपने जो क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स मेंशन्ड हैं, दीज राइट्स आर नोन एज दी फंडामेंटल राइट्स, है ना. दीज राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स जो दिए हुए हैं. तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है कि अभी जो हम लोग इन राइट्स को पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट्स. तो फंडामेंटल राइट्स मीन्स द राइट्स विच आर फंडामेंटल फॉर आर डेवलपमेंट एज अ सिटीजन, होलिस्टिक डेवलपमेंट एज अ सिटीजन. तो फंडामेंटल हमारी लाइफ को सस्टेन करने के लिए फंडामेंटल है, बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है. सो दीज राइट्स आर नोन एज फंडामेंटल राइट्स. इसमें इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन लोगों को पार्ट 3 में है ना, पार्ट 3 में रखा गया है. फंडामेंटल राइट्स हमारे पार्ट 3 में है और एनफोर्सिएबल है. मतलब अगर कोर्ट के पास आप जाओगे कि हमारे राइट को हैम्पर किया गया है या फिर हिंड्रेंस आ रही है, तो आप उसके लिए एक डिक्री या ऑर्डर पास करिए, तो कोर्ट विल पास एन ऑर्डर कि इनके लॉ को जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको तुरंत सही किया जाए. गवर्नमेंट ये चीज़ करेगी, ठीक है. साथ ही साथ गवर्नमेंट आप पे अननेसेसरी आपके राइट्स छीन नहीं सकती, ना आप पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है जब तक वो जस्टिफाइड ना हो, जैसे कि मैंने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था. तो अब यहाँ पर आप देखिए कि 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स है. राइट टू इक्वालिटी है पहला, राइट टू फ्रीडम हो गया दूसरा, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़. हम इनको सबको पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि क्या चीज़ें एग्जैक्टली सब में मेंशन्ड है. सबसे पहले वी विल कम टू राइट टू इक्वालिटी, दैट इज आर्टिकल 14 to 18. नाउ राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 to 18, the constitution says that the government shall not deny to any person in India equality before the law or the equal protection of the laws. इतनी लाइन जो आपकी है ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज तक की, दिस इज रिटन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इंपॉर्टेंट है क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी पर्सन को इंडिया में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकती है. अगर लॉ के सामने उनको ट्रायल की बात है, मतलब किसी के ऊपर अगर जजमेंट हो रहा है तो वेदर वो रिच है पुअर है सबका जजमेंट एक तरीके से होगा, या फिर अगर उनको लॉ की प्रोटेक्शन मिल रही है देन एवरीबडी विल बी इक्वल वेदर रिच और पुअर, अपर और लोअर. तो यहाँ पर आप समझोगे कि जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है मतलब लॉ के सामने सब बराबर है, इक्वल बिफोर लॉ, एवरीबडी इज इक्वल, सब उसके सामने बराबर. जैसे टीचर के सामने सारे बच्चे बराबर, क्योंकि ईच एंड एवरी वन ऑफ देम इज स्टूडेंट. तो आप सब जैसे बराबर हो वैसे ही इक्वालिटी बिफोर द लॉ. दूसरा पॉइंट है और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज का मतलब होता है जब अगर लॉ किसी पर्सन को प्रोटेक्ट कर रहा है किसी चीज़ से, तो वो सेम लॉ उस पर्सन के अलावा बाकी पर्सन को भी प्रोटेक्ट करेगा. अगर लॉ ने आपको प्रोटेक्ट किया, मान लेते हैं जैसे आपको ज़बरदस्ती अपना ब्लड नहीं देना है ना, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस जैसे होता है कि क्रिमिनल्स के लिए कि ज़बरदस्ती वो अपना उनसे आप नहीं ले सकते हो, उनका क्या कहते हैं ब्लड सैंपल, ठीक है. तो ब्लड सैंपल आप नहीं ले सकते हो, क्यों? क्योंकि उनके भी एक राइट है कि वो मना कर सकते हैं. तो अगर वो क्रिमिनल को, एक चोर को मना है, चोर के अलावा समझिए पहले एक मर्डरर को मना है तो वो चोर को भी मना हो जाएगा, ठीक है. तो आपको ये देखना है कि दोनों ही क्राइम कर रहे हैं, एक छोटा एक बड़ा. एक सिटीज़न होगा जो एक सिंपल सा पब्लिक पर्सन होगा, है ना, कोई भी नॉर्मल पर्सन, तो उसको भी मना है. अब अगर वो रिच है वो पुअर है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एवरीबडी इज़ एग्जेम्प्टेड. मतलब जो प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एक पर्सन को मिली है वही प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दूसरे पर्सन को भी मिलेगी, ठीक है. तो इसको आप बोलते हो कि ये लॉ जो है सबको सेम मैनर में अप्लाई किया जा रहा है, दैट एवरीबडी इज बीइंग क्या कहते हैं इज अंडर द सेम लॉ, नो बडी इज एग्जेम्प्टेड, नो बडी इज गिवन प्रेफरेंस. इसी को आप बोलते हो रूल ऑफ लॉ. इसी को आप क्या बोलते हो? इसी को बोलते हो आप रूल ऑफ लॉ. क्योंकि रूल ऑफ लॉ का मतलब कि लॉ का रूल चलेगा, किसी एक पर्सन का रूल नहीं चलेगा, किसी एक पर्सन का पर्टिकुलर विम्स एंड फैंसीज, उसके दिमाग से उसके मन से नहीं चीज़ें चलेंगी. जो भी चीज़ होगी दैट विल बी अकॉर्डिंग टू लॉ, और जो लॉ जस्टिफाइड होगा वही चीज़ फॉलो भी होगी. क्योंकि पर्सन आपको पता है
कभी किसी के साथ दुश्मनी है तो उसके अगेंस्ट हो जाएगा, कभी किसी के साथ दोस्ती है देन उसके साइड हो जाएगा। बट लॉ इर्रिस्पेक्टिव कि वो पर्सन अमीर है, गरीब है, अपर कास्ट को बिलोंग करता है, लोअर कास्ट को बिलोंग करता है, क्रिमिनल है, नहीं क्रिमिनल है, सिटीजन है, मैन है, वुमेन है, कोई भी है, लॉ इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दीज थिंग्स सेम तरीके से अप्लाई होगा। ठीक है, अगर किसी का चालान हेलमेट ना पहनने के लिए 1,000 का कटा है, तो अब अगर लड़की भी बिना हेलमेट के चला रही है गाड़ी और उसका भी चालान कटता है, देन शी ऑल्सो नीड्स टू पे 1,000 ओनली। ऐसा नहीं है कि वेमेन के लिए वो 500 हो जाएगा, है ना, या उनके लिए 2,000 हो जाएगा। एवरीथिंग एंड एवरी वन विल बी इक्वल अंडर द आइज ऑफ लॉ। तो एवरी सिटीजन फ्रॉम PM टू स्मॉल फार्मर आर सब्जेक्टेड टू द सेम लॉज, ये सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। ठीक है, साथ ही साथ आपने देख सकते हो कि कोई भी जो पर्सन है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, तो वो ये क्लेम नहीं कर सकता है कि मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए या फिर मुझे स्पेशली एक कोई प्रिविलेज मिलना चाहिए जस्ट बिकॉज आई एम एन इम्पॉर्टेंट पर्सन। ठीक है, तो यही होता है आपका राइट टू इक्वालिटी। फिर इसमें आप देखते हो गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन, तो गवर्नमेंट की भी यहाँ बात करी गई है। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नमेंट किसी एक ग्रुप ऑफ पीपल को प्रेफरेंस दे रही है, दूसरे ग्रुप को प्रेफरेंस नहीं दे रही है। ठीक है, तो आप देखते हो कि गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या होगा, द गवर्नमेंट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो सिटीजन्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन किस ग्राउंड पर नहीं हो सकता है, रिलीजन के बेसिस पर, ठीक है, रेस के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, सेक्स दैट इज जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन या फिर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती है। एवरी सिटीजन शैल हैव द एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस लाइक शॉप्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स एंड सिनेमा हॉल्स। ये चीज़ मैंने कल आपको बताई थी कि रोड पर आप जा रहे हो तो रोड बिलोंग्स टू एवरीबडी, है ना, किसी एक की रोड नहीं है। ठीक है, ये हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। तो कोई भी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होगी वहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस नहीं लग सकता है कि ये सिर्फ अपर कास्ट के लोगों के लिए या फिर लोअर कास्ट के लोगों के लिए, पर्टिकुलर रिलीजन के लोगों के लिए है। दैट थिंग इज़ फॉर एवरीबडी। रोड जो है वो सबके लिए है, वेल्स हो गए, पब्लिक प्लेसेस हो गए, है ना, रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, सबके लिए। आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो इन ग्राउंड्स पे कि रिलीजन हो गया, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ हो गया। जो बाकी ग्राउंड्स होते हैं आप उन पे कर सकते हो, बट वो भी जस्टिफाइड होता है। जैसे अब अगर कोई क्रिमिनल आ गया गन्स लेके, तो उसको कोई पब्लिक प्लेस से मना कर सकता है होटल वाला कि आप यहाँ पर गन के साथ एंट्री नहीं कर सकते हो, क्योंकि दूसरे के राइट्स हैम्पर होते हैं, सिक्योरिटी। दैट इज़ अ डिफरेंट एग्जाम्पल। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि ओनली ऑफ, क्योंकि यहाँ मेंशन भी है ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, इनके बेसिस पर नहीं हो सकता है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, देन तो हम लोगों को लगता है कि ये चीज़ें हम लोगों ने मेंशन करी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वी हैव मेड बल्कि बाय मेंशनिंग ऑल दीज थिंग्स। ये तो कॉमन सेंस है कि सबके पास सब चीज़ों का एक्सेस होना चाहिए, बट सोसाइटी में, इन इंडियन सोसाइटी यू नो कि अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट में डिफरेंसेस थे। ठीक है, तो इसी वजह से जो सिस्टम था कास्ट का, उसमें कुछ कम्युनिटीज़ को रोक दिया जाता था कि आप यहाँ पर ये चीज़ों को एक्सेस नहीं कर सकते हो, वेल्स को एक्सेस नहीं कर सकते हो, कुओं को एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो आप देखोगे कि इस तरीके की चीज़ें मना है कि आपको किसी को रोकना नहीं है फ्रॉम एक्सेसिंग थिंग विच इज़ पब्लिक। अब प्राइवेट है, किसी का घर है, तो किसी की एंट्री आप मना कर सकते हो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। हेयर आई हैव मेंशन्ड स्पेसिफिकली पब्लिक, है ना, पब्लिक प्लेसेस। तो पब्लिक प्लेसेस में टेम्पल्स आ गए, आपके मॉस्क आ गए, आपके वेल्स का यूज़ हो गया, है ना, इस तरीके की सारी चीज़ें। जैसे जनेश्वर मिश्रा पार्क है, वहाँ पर आप जाओ, टिकट लो, एंट्री ले सकते हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ किस को बिलोंग करते हो, रिलीजन को, रेस को, कास्ट को, नो बडी कैन स्टॉप यू। ठीक है, देन फिर आप देखते हो कि ऑल सिटीजन्स हैव इक्वालिटी इन अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी पोजीशन इन द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है कि राइट टू इक्वालिटी में सिर्फ हम सोसाइटी की बात नहीं करते कि सोसाइटी में इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर सबके पास पब्लिक एक्सेस ऑफ थिंग्स होना चाहिए, बट वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट लोगों के पास अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट की या गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट की इक्वल होनी चाहिए। हम आप सब लोग जो है कुछ फिक्स्ड क्राइटेरिया है बेसिक सा, वो भी एकदम बेसिक क्राइटेरिया रखा गया ताकि एवरीबडी जो गरीब है, अमीर है, सब कोई उसको जस्टिफाई कर सके। तो नो बडी इज़ क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस कि इनके पास गवर्नमेंट इनको अपॉर्चुनिटी नहीं देगी एम्प्लॉयमेंट की,
है ना, या फिर जो है एक्सेस नहीं मिलेगा। जैसे इसका मतलब क्या होगा कि आप अगर देखते हो कि सिविल सर्विसेज की हम बात करें, फॉर सिविल सर्विसेज एक बेसिक है ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम, ठीक है, एनी स्ट्रीम। आपके पास आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, बीटेक है, एमटेक है, कुछ भी, एंड 21 ईयर्स ऑफ एज मिनिमम, मिनिमम, और मैक्सिमम फॉर 32 फॉर जनरल। आपका क्या कहते हैं एसटीज़ के लिए एंड ओबीसीज़ के लिए 9 एंड एससी के लिए आपके अनलिमिटेड। तो आप इस तरीके से देखते हो चीज़ें कि यहाँ पर क्या है कि एक बेसिक सेट क्राइटेरिया सेट कर दिया गया 21 ईयर्स एंड ग्रेजुएशन एनी स्ट्रीम। तो कोई भी पर्सन है, उसके पास पैसा नहीं है, उसने ग्रेजुएशन कर ली गांव से, उसके पास बीए की डिग्री है, बीकॉम की डिग्री है, किसी के पास पैसा है, वो बाहर फॉरेन चला गया, वहाँ से पढ़कर आया, दे बोथ आर ट्रीटेड इक्वली बाय गवर्नमेंट in terms of giving them an opportunity regarding to employment in government services, है ना। गवर्नमेंट सर्विसेज के रिगार्डिंग उन दोनों को सेम अपॉर्चुनिटी मिली है। एक कोई बाहर से फॉरेन से पढ़ के आया है, एक यहाँ पर गांव में रह के पढ़ा है, बोथ आर गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो गवर्नमेंट यहाँ पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, क्योंकि ऑल सिटीजन्स हैव इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट इन एनी गवर्नमेंट पोजिशन, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखते हो। बट अब यहाँ पर अभी हम लोगों ने कुछ चीज़ें देखी कि जैसे जनरल के लिए अलग है ना, ओबीसीज़ के लिए अलग है, एसटीज़ के लिए अलग है और एससीज़ के लिए अलग है। रिजर्वेशन के बेसिस पर दे हैव डिफरेंट अप्रोच, उनको एक डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया गया है बाय गवर्नमेंट। क्यों, अब हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमको देखना है कि गवर्नमेंट जो है कुछ स्कीम्स में आपने सुना होगा वेमेन को प्रेफरेंस देती है, पुअर को देती है, फिजिकली हैंडीकैप्ड को देती है ना, कि इतने % रिजर्वेशन जो होगा सीट पे वो आपका एससीज़ के लिए है, एसटीज़ के लिए है, ओबीसीज़ के लिए है। फिर आप देखते हो कि जो आपके फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, है ना, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये वाला इस तरीके से आपने कई जगह सिंबल लिखा देखा होगा। ये जो बड़ा होता है दैट इज़ डिफरेंट थिंग, दिस इज़ पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, बट मैं इसकी बात कर रहा हूँ ये वाला, इसमें पी कैपिटल स्मॉल डब्ल्यू एंड डी, दिस मीन्स पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये आपने कई जगह देखा होगा। तो दिस मीन्स कि गवर्नमेंट यहाँ पर प्रेफरेंस दे सकती है इनको कि अगर कोई व्हील चेयर बाउंड है तो उसको जो है कम मार्क्स लाने, कुछ भी, मतलब किसी भी तरीके से कि ये लोग थोड़ा डिसेबल्ड हैं, है ना, ये लोग चीज़ों को उतने परफेक्टली नहीं कर पाएंगे जैसे एक नॉर्मल पर्सन कर सकता है, ठीक है। अब आप सोचिए अगर किसी के पास जो है राइट हैंड से लिखने की वो थी हैबिट, उसका एक्सीडेंट हो गया, ही लॉस्ट और शी लॉस्ट हर हैंड, तो वो अब लेफ्ट हैंड से लिखेगा तो वो डिसेबल्ड हो गया एक तरीके से, है ना, क्योंकि उसकी लाइफ पूरी राइट हैंड पर डिपेंडेंट थी, अब वो डिसेबल हो गया। तो इस तरीके से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि हाँ जो डिसेबिलिटी है वो कितनी बेसिस पर किस तरीके से उनको प्रेफरेंस मिलेगा। तो आप देखते हो कि आर दीज रिजर्वेशंस अगेंस्ट द राइट टू इक्वालिटी, तो ये जो रिजर्वेशंस मिलते हैं क्या ये राइट टू इक्वालिटी के अगेंस्ट हैं? नहीं। क्यों? दे आर नॉट, सिंपली यहाँ लिखा है। क्यों? देखिए, क्योंकि आपने देखा जो पर्सन एक डिफरेंटली एबल्ड है ना, उसको कोई बॉडी में ऐसी सिचुएशन है कि वो नॉर्मल पर्सन की तरह वर्क नहीं कर सकता है, दैट मीन्स दैट पर्सन रिक्वायर्स समथिंग एक्स्ट्रा टू मोटिवेट और हेल्प हिम इन गेटिंग दैट अपॉर्चुनिटी। येस और नो? अगर किसी के पास कोई प्रॉब्लम है, जो वो चीज़ प्रॉपरली नहीं कर पा रहा है, कोई ब्लाइंड है ना, द पर्सन हु इज़ ब्लाइंड, अगर आप बात करो, वो अगर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अपियर हो रहा है, दैट पर्सन इज़ वर्किंग ट्वाइस एज हार्ड, थ्राइस एज हार्ड, है ना, नॉर्मल लोगों की कंपैरिजन में, क्योंकि उसको समझना भी है, उसको ब्रेल स्क्रिप्ट में चीज़ें करनी है, रिसोर्सेज हो सकता है अवेलेबल ना हो, है ना, इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, इस तरीके के लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए, ताकि ये लोग के साथ गलत ना हो, इनको एक्स्ट्रा अटेम्प्ट्स, है ना, इनकी एज लिमिट इंक्रीज करती, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो रिजर्वेशन का कोई आप देखते हो अगेंस्ट राइट टू इक्वालिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी डज नॉट मीन गिविंग एवरीवन द सेम ट्रीटमेंट नो मैटर व्हाट दे नीड। तो इक्वालिटी का हम यहाँ पर ये मैटर नहीं देखेंगे कि इक्वालिटी मतलब ये होगा कि सबको इक्वली ट्रीट करो बस। अगर जो है आपने देखा कि फॉर मान लेते हैं आईपीएस, अगर जो है यहाँ नॉर्थ इंडिया के लोगों की हाइट अगर 165 सेंटीमीटर मांगी गई है, तो आप देखते हो जो नॉर्थ ईस्ट से होते हैं या फिर हायर रीजन से होते हैं जहाँ पर हाइट कम होती है, तो वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन हाइट का कम कर देते हैं। वाई? क्योंकि उनको पता है कि वो नेचुरल है,
उसमें लोगों का खुद का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, दैट इज़ नेचुरल। इस वजह से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है ताकि लोगों के साथ बराबरी हो। अब बराबरी का मतलब ये नहीं है कि आप जो है एक 5 साल के छोटे बच्चे को, है ना, 5 ईयर्स के एक छोटे बच्चे को 15 साल के एक बच्चे के साथ रेस लगवा दो और कह दो कि दे बोथ आर ट्रीटेड इक्वली, दोनों को हमने रेस ट्रैक पर दौड़ाया, सेम तरीके के नाइकी के शूज़ दे दिए, सेम तरीके की ट्रेनिंग दे दी और नाउ वी आर ट्रीटिंग देम इक्वली। नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दैट चाइल्ड इज़ 5 ईयर्स ओल्ड, दिस इज़ 15 ईयर्स ओल्ड, दोनों में ऑब्वियसली 10 साल का डिफरेंस है। एंड यू कैन सी कि जो 15 साल का बच्चा होगा वो ज़्यादा समझदार होगा एज़ कम्पेयर टू 5 ईयर्स, ज़्यादा उसके पास वर्क क्या कहते हैं, उसकी बॉडी ज़्यादा अच्छे से काम करेगी, ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड होगी, है ना। 5 साल के बच्चे से बेटर कोऑर्डिनेशन आपका 15 ईयर्स का होगा। तो आप किस तरीके से इक्वल कर सकते हो? नहीं, सिमिलर बेसिस पर आप देखते हो कि जो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशंस हैं, है ना, या फिर जेंडर बेस्ड रिजर्वेशंस हैं फॉर विमेन, इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, जस्ट कि उनको एक इक्वल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, है ना। ठीक है, क्योंकि आपने देखा जैसे कि मान लेते हैं अपर कास्ट और लोअर कास्ट वाली अगर आप बात कर लो, तो अपर कास्ट के लोगों को आपने देखा कि पहले पढ़े लिखे होते हैं, फैमिली में पैसा होता है, चीज़ें हैं, है ना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, फिर से आप यहाँ पे एक्सेप्शंस की बात नहीं कर सकते, मैं एक जनरल सेंस में आपको बता रहा हूँ। तो आप देखोगे कि अपर कास्ट में ठीक है ये सारी चीज़ें हैं, एक्सेस है पढ़ाई का लेकर। लोअर कास्ट में उन लोगों को जो है सोशली डिस्क्रिमिनेट किया जाता है, उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जब इन लोगों के साथ बिहेवियर हो रहा है दैट इज़ डिफरेंट, और इस वजह से इन लोगों को जो चीज़ें 5 साल में करनी चाहिए वो लोग 20 साल में कर रहे हैं, जो ये लोग 20 साल में करनी चाहिए ये लोग 40 साल में कर रहे हैं। तो इस तरीके से दे आर लैगिंग बिहाइंड एज कम्पेयर टू अदर पीपल ऑफ अपर कास्ट या फिर ओबीसीज जो भी है, इस तरीके से, है ना। तो आपको ये चीज़ देखनी है। जैसे आपने कई बार आसपास देखा होगा कि आप अभी अगर 9th में पढ़ रहे हो, है ना, क्लास 9th में हो आप, तो आप लोग की एज ग्रुप आप बहुत ज़्यादा होगी तो 14 से 16 के बीच में लाया करते होगे, या 13 से 16 के बीच में लाया करते होगे, है ना, इस एज ग्रुप में आप लाया करते होगे। बट आप गाँव में जाओ कहीं पे देखो तो आप देखोगे 17 साल के बच्चे भी कोई 9th में पढ़ रहा है ना। कोई बच्चा बड़ा हो गया तो वो अभी तक जो है क्लास 8th में पढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं थी पढ़ने की, पैसे नहीं थे, गाँव में स्कूल नहीं था, इस तरीके की चीज़ें थी। तो क्या आप उसको अगर सेम ट्रीटमेंट दोगे जो आपके साथ मिल रहा है, वो इक्वलिटी कंसिडर की जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका स्ट्रगल अलग था, उसका डिफरेंस ऑफ चीज़ों को लेकर ओपिनियन अलग था। ओपिनियन नहीं, सॉरी, ओपिनियन आपका नहीं होगा। ओपिनियन मतलब यहाँ पर आपका सेंस था कि उसका डिफरेंस इस तरीके से होगा कि उसके पास रिसोर्सेज की कमी थी, आपके पास नहीं थी, तो आप किस तरीके से दोनों को इक्वल ट्रीट करोगे, है ना। ठीक, देन तो इसको आप कहते हो कि रिजर्वेशंस इसीलिए नॉट अ वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी। रिजर्वेशन वायलेशन नहीं है राइट टू इक्वालिटी पे। क्यों? क्योंकि वो सामने वाले को इक्वल फुटिंग प्रोवाइड करते हैं। देन द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस वन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी। तो अनटचेबिलिटी की बात थी ना कि इनको छूना नहीं है, दैट मीन्स कि द पर्सन इज़ फ्रॉम लोअर कास्ट, इनको छुआ नहीं जा सकता। इस तरीके का आपने देखा था सोशल प्रैक्टिस चलती थी। तो अनटचेबिलिटी इसको भी फॉरबिडन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि अनटचेबिलिटी भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। अगर आप किसी के साथ प्रैक्टिस करते हो आपके ऊपर लीगल जो है वायलेशन होगा, है ना। तो इस तरीके की चीज़ें पब्लिक प्लेसेस में आप नहीं कर सकते हो, एक पनिशेबल ऑफेंस हो जाएगा ये, कि अगर आपने पब्लिक प्लेस में किसी को कहा कि जस्ट बिकॉज वो कास्ट के बेसिस पर हम कह रहे हैं। अब आप ये नहीं करना है कि कोई जो है झाड़ू लगा रहा है, कोई साफ़ कर रहा है तो आप उसको जाओ, दैट इज़ ऑब्वियसली ऑन हाइजीनिक पर्पजेज़, कि आप हाइजीन के बेसिस पर अगर बात करो तो आप किसी झाड़ू लगाने वाले से गले नहीं मिल लोगे। बट इफ़ अ पर्सन इन फ्रंट ऑफ यू बिलोंग्स टू लोअर कास्ट और जब वो ऐसा कोई काम कर ही नहीं रहा है, वाई शुड यू डिस्क्रिमिनेट? तो इस तरीके से आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो। चीज़ें क्लियर? तो ये एक चीज़ पनिशेबल ऑफेंस बना दी गई है अनटचेबिलिटी, ताकि लोगों के अंदर एक डर बने और ये प्रैक्टिस धीरे धीरे कम हो जाए। देन तो आप देखते हो जैसे यहाँ पे एग्जांपल्स भी दिए मेनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी की। टी स्टॉल्स अलग रखे गए जहाँ पर 2 टाइप के कप, एक दलितों के लिए कप, एक दूसरे कास्ट के लोगों के लिए कप, है ना। बार्बर्स रिफ्यूज टू सर्व दलित क्लाइंट्स। फिर दलित स्टूडेंट्स को अलग क्लास में बैठाया जाता था और उनको पानी पीने के लिए अलग उनका घड़ा होता था। इस तरीके की चीज़ें आप देखो कितनी डिस्क्रिमिनेटरी हो जाती हैं
और कितना मेंटल टोल पड़ता है उस पर्सन के ऊपर जो इनको बिलोंग करता है, कि उसके साथ किस तरीके का बिहेवियर हो रहा है ना। फिर आप इस तरीके की चीज़ें आप देख सकते हो, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हैं। देन राइट टू फ्रीडम, नाउ वी हैव राइट टू फ्रीडम। अब राइट टू फ्रीडम की हम बात अगर करें तो आप देखोगे कि फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इन प्रैक्टिकल लाइफ इट मीन्स एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आर अफेयर्स बाय अदर्स, बी इट अदर इंडिविजुअल्स और दी गवर्नमेंट। तो जो ये फ्रीडम की डेफिनेशन है ना, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्यों? फ्रीडम का मतलब हो गया एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स, किसी भी चीज़ का कंस्ट्रेंट नहीं है, किसी भी चीज़ का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस का एब्सेंस ही फ्रीडम कहलाता है। व्हेन यू आर फ्री तो आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं ना। जैसे आपने अगर कंसीडर किया कि आप लोगों से पूछा जाए कि हाउ डू यू कंसीडर फ्रीडम, मतलब हाउ डू यू कंसीडर योर सेल्फ एज फ्री, है ना, फ्रीडम आप क्या करोगे? तो आप कह दोगे कि मम्मी पापा जो है हमको पिज़्ज़ा खाने दें, कबाब पराठा खाने दें और बढ़िया इंस्टाग्राम रील्स चलाने दें। तो दिस विल बी फ्रीडम फॉर यू पीपल, कि आप लोगों को लगेगा जो हम मन चाहे वो करें, हमारे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, कोई कंस्ट्रेंट्स नहीं रहेंगे, देन वी आर फ्री। हाँ, तो सही बात है, फ्रीडम मीन्स एब्सेंस ऑफ कंस्ट्रेंट्स। बट अगर आप देखोगे सिर्फ इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए बट एक लॉजिकल सेंस में। क्यों? क्योंकि अगर आपको डेली इंस्टाग्राम रील चलाने को मिलेगी, डेली आपको बाहर का फास्ट फूड खाने को मिलेगा, योर हेल्थ विल डिटोरियोरेट, है ना, हेल्थ आपकी ख़राब होगी। आप इंस्टाग्राम रील चलाओगे, आइज़ पर असर पड़ेगा, पढ़ाई नहीं कर पाओगे, यू विल बी डिस्ट्रैक्टेड, कि आपके मन में कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा है कि अंडरवर्ल्ड दे जिगरा हो या वो कौन सा था गाना, तो उस तरीके की चीज़ें आपके मन में चलती रहेंगी। तो आपको हर चीज़ एक लिमिट में करनी है। तो यहाँ पर भी आप देखते हो कि फ्रीडम इन प्रैक्टिकल लाइफ का मतलब क्या हो गया? एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आर अफेयर्स बाय अदर्स एंड अदर इंडिविजुअल्स और दी गवर्नमेंट। तो हमारे कामों में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना हो, जो हम काम सही कर रहे हैं लोगों का इंटरफेरेंस ना हो, दैट इज़ नोन एज फ्रीडम, अगर हम एक सिंपल सी लाइन में इसको समझें। अब इसको आगे फर्दर डिस्कस करते हैं क्या। तो आप देखते हो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजन्स को किस तरीके की फ्रीडम मिली हुई है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अपनी बात रखने की, एक्सप्रेस करने की फ्रीडम मिली हुई है। आपने देखा होगा न्यूज़ में कई लोग कहते रहते हैं कि इंडिया में रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गवर्नमेंट ने इसी तरीके की चीज़ें कर दी हैं। अगर रिस्ट्रिक्शन होता तो आप ये चीज़ ना बोल पाते कि रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि आप लोग जब न्यूज़ देखो, है ना, लोगों को सुनो, जिस भी पार्टी को आप फॉलो करते हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ आपका इंक्लिनेशन हो, दैट इज़ गुड, कोई दिक्कत नहीं है, सबकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बट आपको एक दिमाग खुला रखना है कि एज ए स्टूडेंट ऑफ सिविक्स, सोशल स्टडीज़, सोशल साइंस का स्टूडेंट की तरह आपको अपना दिमाग ओपन रखना है। मैंने ये हर बार बताया है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारी कुछ चीज़ें हैं, हम उनको लॉजिकल बेसिस पर ही जज करेंगे, इवन दो वी फॉलो एनी पार्टी, एनी पॉलिटिकल पार्टी। आप सपा को फॉलोअर हो, अच्छी बात है, बसपा के हो, अच्छी बात है, टीएमसी के हो, कांग्रेस के हो, बीजेपी के हो, एनी पॉलिटिकल पार्टी। बट आपको कुछ चीज़ें पता है कि हमारे पास गवर्नमेंट, चाहे कांग्रेस की हो, बीजेपी हो, कि किसी की भी हो, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स सिटीजन्स ओनली। कुछ चीज़ें इधर उधर होती हैं, बट आप देखो कि जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो लोग कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंडिया में नहीं है, लोग एक्सप्रेस नहीं कर सकते अपनी बातें, उनको जेल में डाल देते हैं। आपने देखा तो लोग क्या क्या बोलते हैं, उसके बाद भी पीपल आर नॉट बिहाइंड जेल। वाई? बिकॉज दे हैव फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। अब अगर आप कोई ऐसी बात कर दोगे जो स्टेट के अगेंस्ट, मतलब जो कंट्री के अगेंस्ट, नेशनल सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट होगी, तब उसके ऊपर चीज़ें चलती हैं, देन ओनली कोर्ट विल, देन ऑल्सो कोर्ट उसमें इंटरफेयर करता है कि आप ये चीज़ गलत कर सकते हो कि नहीं, है ना। जैसे अगर आप बोल दोगे कि कोई कह रहा है कि कंट्री को हम डिवाइड कर देंगे, तो दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये गलत है। क्यों? कंट्री को आप क्यों डिवाइड कर दोगे? आप स्पीच, अपना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हो, है ना, इस तरीके की चीज़ें, तब आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं। अदरवाइज ऐसे अगर आप बोलते हो, क्रिटिसाइज़ भी करते हो, दैट इज़ योर राइट। किसी भी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना इज़ योर राइट, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, बिकॉज आपने ही उनको चूज़ किया है एज योर रिप्रेजेंटेटिव, तो आपके पास राइट है उनको क्रिटिसाइज करने का। देन असेंबली इन अ पीसफुल मैनर, लोग असेंबल करेंगे ग्रुप में 100 के, 1000 के, बट पीसफुली। क्यों? क्योंकि आपके पास असेंबल करने का राइट है, बट पीसफुल। अब आप उससे दंगे करो, लड़ाई झगड़ा करो, दैट इज़
नॉट योर राइट, और उसके लिए आपके ऊपर फिर लीगल वायलेशंस होंगे और ऑफेंस बन जाएगा, तो आप पनिश भी किए जा सकते हो। फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, तो ये आपको देखा इंडस्ट्रीज़ में यूनियंस भी बनती है, ग्रुप की एसोसिएशंस बनते हैं कि आपके पास राइट है कि कई सारे लोग मिलकर एक यूनियन बना लें, एक एसोसिएशन बना लें अपनी डिमांड को फॉरवर्ड रखने के लिए। देन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर आप नॉर्दर्न इंडिया से बिलोंग करते हो एंड इफ यू वांट टू सेटल इन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया यू कैन फ्रीली डू सो, कोई आपको नहीं रोकेगा कि आपको कहाँ पर रहना है कहाँ पर नहीं रहना है। इंडिया की टेरिटरी में आप कहीं पे भी रह सकते हो, कुछ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं, मैंने आपको बताया था ट्राइबल्स है ना, ट्राइबल्स एरियाज नहीं रह सकते क्योंकि उनको प्रिजर्व करने के लिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है, अदरवाइज आप बाकी रह सकते हो। डेंजर इलाकों में भी लोग जाके रहने लगते हैं, ठीक है। किसी का अगर मन है कि वो पाकिस्तान के वाले बॉर्डर पे जम्मू कश्मीर में जाके रहे तो बिल्कुल रह सकता है। अब बस बाकी गवर्नमेंट को फिर ब्लेम नहीं करना है कि गवर्नमेंट को कह दिया कि वहाँ पे प्रोटेक्शन नहीं मिली, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें। तो दैट मीन्स यू कैन रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री। फिर प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस, आप कोई भी प्रोफेशन कोई भी बिजनेस कर सकते हो। अब बिजनेस का मतलब यहाँ पे प्रोफेशन बिजनेस और ऑक्यूपेशन का मतलब हो गया लीगल चीज़ें होनी चाहिए, लॉफुली होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है स्मगलर बन गए कि हमारे तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है कि वी कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन तो हम स्मगलिंग करने लगेंगे, नहीं, वी विल नॉट बिकम एन स्मगलर। क्रिमिनल नहीं बनना है कि हमको प्रोफेशन की चूज़ करने की आज़ादी मिली है देन वी विल बिकम मर्डरर, चोर बन गए, है ना, GTA खेलने लगे रियल लाइफ में। GTA नहीं खेलना है बिकॉज दैट इज़ यू आर इंटरफेयरिंग इन अदर्स अफेयर्स, है ना, क्योंकि बोला था कि इन एब्सेंस ऑफ इंटरफेरेंस इन आर अफेयर्स एंड बाय अदर्स, तो सेम तरीके से आपको भी तो करना है, दूसरे के राइट्स भी हैम्पर नहीं करने हैं। तो यू कैन प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, तो आप किसी भी तरीके का प्रैक्टिस कर सकते हो प्रोफेशन, कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इलीगल वाइल्ड स्पीशीज़ में ट्रेड करते हैं। जैसे आपने देखा था कि एलवेश यादव वाला आया था, तो एलवेश यादव क्या कर रहा था, एलवेश यादव ये कर रहा था कि वो जो है स्नेक के वेनम में डील कर रहा था, है ना, इस तरीके की चीज़ें आपने देखा था न्यूज़ में। तो ये चीज़ बहुत गलत है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ से कि आपको कोई भी प्रोफेशन नहीं प्रैक्टिस करना है, आपका वो चीज़ लीगल होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए और सोसाइटी में एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अभी हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी भी थी, ठीक। फिर आप देखते हो कि ये जो राइट्स हैं, ये सारे राइट्स ये हर सिटीज़न को मिले हैं, तो मुझे मिले हैं तो आपको भी मिले हैं। तो ये नहीं हो सकता कि मैं अगर कोई ऐसा काम करूँ तो आपके इनमें से कोई राइट वायलेट हो, ठीक है। तो हम सबको जो है एक दूसरे के राइट्स को वायलेट नहीं करना है। साथ ही साथ फ्रीडम शुड नॉट कॉज न्यूसेंस, पब्लिक न्यूसेंस और डिसऑर्डर। आपकी फ्रीडम पब्लिक डिसऑर्डर नहीं क्रिएट करनी चाहिए और न्यूसेंस। जैसे हम लोगों ने बोला ना यहाँ पर कि असेंबली की फ्रीडम है, कि आपने कहा कि ठीक है हम 100 लोग मिलकर एक प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बिल्कुल करिए, बट वो प्रोटेस्ट पीसफुल होना चाहिए। आप चीज़ों को लेकर तोड़फोड़ नहीं कर सकते, रास्ता लोगों का ब्लॉक नहीं कर सकते, ये सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, तभी आप देखते हो कि गवर्नमेंट एक्शन लेती है। जैसे अब आप एक चीज़ समझिएगा कि गवर्नमेंट ने देखा कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है कोई बात नहीं, बिल्कुल प्रोटेस्ट करें, उनका राइट है, गवर्नमेंट चूज़ करिए। बट अगर वही लोग पब्लिक प्रॉपर्टी को जलाने लगेंगे, लोगों को डिस्टर्ब करने लगेंगे, गाड़ियों से लोगों को उतारने लगेंगे, रोकने लगेंगे, देन गवर्नमेंट विल यूज़ फोर्स, जो वो चीज़ गलत हो जाएगी। तो गवर्नमेंट फिर गलत नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट को फोर्स यूज़ करनी पड़ेगी। जैसे एग्जाम्पल की आप बात समझिए, एक कॉमन सेंस का लगाइएगा, लोग कॉमन सेंस नहीं लगाते हैं आजकल इंडिया में भी और हर जगह। आप लोगों से आई एक्सपेक्ट कि कुछ कॉमन सेंस यू पीपल विल ऑल्सो अप्लाई। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहाँ पर जब पेल्टिंग होती थी, अब तो कम हो गई है ना, स्टोन पेल्टिंग जब होती थी, जब पत्थर फेंकते थे लोग, तो आप ये बताइए कि आप प्रोटेस्ट करो गवर्नमेंट के अगेंस्ट, बिल्कुल सही बात है कि गवर्नमेंट ने ऐसा कर दिया, जम्मू कश्मीर के में चेंज कर दिया चीज़ें, जो भी लॉ चेंज कर दिया, हम कहते हैं आप प्रोटेस्ट करिए, बट किस तरीके से ये राइट है कि आप स्टोन पेल्टिंग कर सकते हो उन ऑफिसर्स के ऊपर, लोगों के ऊपर जो वहाँ पर सिर्फ ड्यूटी कर रहे हैं, उनका तो कोई गलती नहीं है और गलती किसी की भी नहीं है। लॉ इम्प्लीमेंट कर सकती है गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो भी टेरिटरी ऑफ इंडिया में जो भी लॉज होंगे वो गवर्नमेंट चेंज कर सकती है। तो ये सारी चीज़ें तो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो आपको प्रोटेस्ट करना है, बिल्कुल प्रोटेस्ट करिए, अपनी बात रखिए, बट इस तरीके से जो बिहेवियर है दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड, ये आपका फ्रीडम नहीं है। फिर लोग इस पे आके कहते हैं कि अरे लोगों की फ्रीडम रिस्ट्रिक्ट हो रही है। जब आप पत्थर फेंकोगे तो गवर्नमेंट एक्शन लेगी, गवर्नमेंट लाठीचार्ज करेगी, गवर्नमेंट टीयर गैस छोड़ेगी, ताकि वो लोगों को जो है
हटा सके वहाँ से। अब इसमें लोग क्लेम करते हैं कि हमने वो किसी के ऊपर ऐसे अटैक हो गया, वैसे हो गया। देखो आउटकम कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अगर स्टोन पेल्टिंग होती है तो उसमें ऑफिसर्स के भी चोट लगती है। ऐसा नहीं होता है कि वो लोग हेलमेट पहने, सब कुछ पहने तो उनके चोट नहीं लगी है ना। तो ये हम सबको समझना है कि जब प्रोटेस्ट करते हैं, चीज़ें करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, बट पीसफुल होना चाहिए, है ना। हमारे राइट से दूसरे के राइट्स हैम्पर नहीं होने चाहिए, ठीक है। इस तरीके की बातें आपको समझनी है। फिर फ्रीडम इज़ नॉट अनलिमिटेड लाइसेंस टू डू वॉट वन वॉन्ट्स। अनलिमिटेड लाइसेंस नहीं कि आप कुछ भी करने लगो, कि आपके पास फ्रीडम है तो आप कुछ भी करने लगे, ठीक है। फिर अकॉर्डिंगली द गवर्नमेंट कैन इम्पोज सर्टेन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन आवर फ्रीडम्स इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, हमारी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, वो भी किन ग्राउंड्स पर, जब उसको लगे कि लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी सर्व हो रहा है। इसका एग्जाम्पल, लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट दे रहे हैं कि गवर्नमेंट को इंडिया को डिवाइड कर देंगे, इस तरीके की लोग बातें करते हैं, मान लेते हैं रैली करके। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, रिस्ट्रिक्शन लगा देगी कि आप जो है क्या कर रहे हो, यहाँ पर डिवीजन क्रिएट कर रहे हो, है ना। आप कम्युनल लाइंस पर, आप रिलीजियस लाइंस पर डिवीजन क्रिएट कर रहे हो। तो इससे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी खराब हो रहा है। सोसाइटी में एक जो पीस बनी हुई है वो चीज़ खराब हो रही है। सोसाइटी में एक जो माहौल अच्छा बना हुआ है दैट इज़ बीइंग डिस्टर्ब। तो इस तरीके की चीज़ों की वजह से गवर्नमेंट कैन पुट अ रिस्ट्रिक्शन कि ये पर्सन जो ऐसा बोल रहा है इसको हम जो है जेल में डालेंगे, क्योंकि ये गलत चीज़ें बोल रहा है, इग्नाइट कर रहा है लोगों को एक दूसरे के खिलाफ, इस तरीके की बातें। देन ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझनी है। जैसे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर आप बात करो कि जब इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि जब आप फ्रीली एक्सप्रेस करोगे चीज़ों को तभी आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। आपके पास क्लास में अगर टीचर से क्वेश्चन पूछने का एक फ्रीडम है तो आप अपने डाउट्स जल्दी सॉल्व कर लोगे, यू विल बी बेटर इन योर स्टडीज़। अगर उसी जगह पर कोई और टीचर है जो डाउट्स को इनकरेज नहीं करता है, जैसे ही आपने डाउट्स पूछा आपको डांट पड़ जाती है या आपको क्लास के बाहर कर दिया जाता है, तो आप क्या करोगे, कुछ टाइम के बाद यू विल स्टॉप आस्किंग क्वेश्चंस, और उससे क्या होगा कि आपके जो रिविजन है, आपकी जो पढ़ाई है वो हैम्पर होगी एंड यू विल नॉट परफॉर्म बेटर। इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। देन फिर आप देखोगे कि यू में डिसएग्री विद पॉलिसी। तो अभी हम लोगों ने जो बात करी थी कि आप गवर्नमेंट की पॉलिसी कैसे डिसएग्री कर सकते हो, आप क्रिटिसाइज़ कर सकते हो, बट उससे आपका जो है पब्लिक प्लेस पर न्यूसेंस नहीं होना चाहिए, है ना। गवर्नमेंट को बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करिए, आपका राइट है। आपको बीजेपी गवर्नमेंट नहीं पसंद है, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करिए। आपको कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं पसंद है, बिल्कुल क्रिटिसाइज़ करिए, बट विद इन लिमिट्स ऑफ लॉ। आप न्यूसेंस नहीं क्रिएट कर सकते। फिर आप वायलेंस के लिए लोगों को भड़का नहीं सकते हो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट आपने क्या कर दिया, लोगों को भड़का दिया। जैसे अभी मैंने बात करी ना कि लोगों को भड़का दिया कि चलो ऐसा करते हैं, प्रोटेस्ट का तोड़ फोड़ करने लगे, पब्लिक प्लेस पे जलाने लगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें, जैसे आपने देखा कि इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल 2019 में जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, तो यूपी में लोग क्या कर रहे थे, लोगों ने जलाना शुरू कर दिया था आपका क्या कहते हैं पब्लिक प्रॉपर्टी को, बसेस को जलाया, गाड़ियों को जलाया। तो गवर्नमेंट ने तुरंत लॉ लेके आई और रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि इन लोगों से वसूला जाएगा, है ना, चीज़ें करी जाएंगी आइडेंटिफाई करके। तो वो सही था, क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन लोगों पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे, गलत चीज़ों में, ठीक है। गलत चीज़ें मतलब कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट या फिर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के लिए आप चीज़ें खराब नहीं कर सकते हो। देन फिर आप देखो कि जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आप उसको यूज़ करके किसी को डिफेम नहीं कर सकते हो, उसके बारे में गलत बातें नहीं कह सकते हो, है ना। कि आपने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तुमको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया है, तो हम कह देंगे कि सामने वाला पर्सन इस तरीके का है, डिफेम नहीं कर सकते आप, है ना। आप किसी की पर रेपुटेशन को हैम्पर नहीं, रेपुटेशन हैम्पर करो, डैमेज नहीं कर सकते आप, है ना। इस तरीके की चीज़ें आप नहीं कर सकते हो कि हमारे पास तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम ये सब चीज़ें करेंगे, नहीं। ऑल दिस इज़ नॉट जस्टिफाइड। फिर आप देखो यहाँ, सिटीजन्स हैव द राइट टू होल्ड मीटिंग्स, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डेमोन्स्ट्रेशंस ऑन एनी इशू। ये आपको पता ही है कि सिटीजन्स के पास बिल्कुल राइट है कि गवर्नमेंट कुछ कर रही है तो उसके अगेंस्ट लोग प्रोटेस्ट कर सकते हैं, रैली निकाल सकते हैं। बट वहाँ पर आप क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो आइडियाज़, लोगों का सपोर्ट लेते हो, बट आप वेपन्स नहीं कैरी कर सकते हो, या फिर ऐसी मीटिंग्स में आप लोगों को इंस्टिगेट नहीं कर सकते हो कि वायलेंस करने के लिए। आप रैलीज़ करो, बिल्कुल सही बात है, रैलीज़ करो, प्रोटेस्ट करो, वहाँ पर अपने आइडियाज़ रखो कि जो है गवर्नमेंट इस तरीके से गलत कर रही है, अपनी बातें रखो, लेकिन आप किसी को भड़का नहीं सकते हो, दैट विल बी रॉन्ग। वेपन्स नहीं कैरी कर सकते हो कि अब रैली में आप वेपन कैरी करके चल रहे हो, एक दूसरे को आपने मार दिया, फिर दैट मीन्स
कि वहाँ पर लड़ाई शुरू हो गई, है ना, तो ये क्या हुआ, पब्लिक न्यूसेंस क्रिएट हो गया। फिर आप देखते हो राइट टू फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री एंड फ्री टू रिसाइड। तो फ्रीडम टू ट्रैवल टू एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी का जो है यहाँ पर ग्रेजुएशन हुआ फ्रॉम यूपी एंड दैट पर्सन हैज़ गॉट अ जॉब इन बैंगलोर, तो ही और शी कैन फ्रीली गो टू बैंगलोर एंड सेटल देयर वाइल दे हैव अ जॉब। तो इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते, है ना। आपने देखा होगा कई बार बेवकूफ़ी होती है कि कन्नड़ बोलो एंड मराठी बोलो, दैट इज़ डिफरेंट, ठीक है। आप जब वहाँ पर जाओगे तो अपने आप लोकल लैंग्वेज को अडॉप्ट कर लेते हो, बट इस तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाना कि अगर आपको ये नहीं आता है तो आप नहीं रह सकते हो, दैट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़, दैट इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट योर राइट्स। तो ये चीज़ है, तो आपके पास राइट है कि आप कहीं पर भी जाकर सेटल हो सकते हो। तो आप देखते हो कि जैसे लेबर का माइग्रेशन होता है ना, यूपी बिहार से लोग जाते हैं पंजाब में काम करने के लिए कंस्ट्रक्शन लेबर की तरह, महाराष्ट्र जाते हैं, है ना, एज एन ऑटो वर्कर साउथ में जाते हैं, इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो, तो आपको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। फिर साथ ही साथ आते हैं आर्टिकल 21 पे, इसमें आ जाते हैं। ये वाला आपका आर्टिकल 19 था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जहाँ भी हेडिंग है ना मैंने उसके बगल में आर्टिकल लिख रखा है, तो आपको वो चीज़ पता होनी चाहिए। फिर द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन कैन बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 कहता है कि किसी भी पर्सन को हम लाइफ से उनकी डिप्राइव नहीं कर सकते या फिर उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं छीन सकते हैं, जब तक हमको लॉ ऐसा नहीं कहता है, वो लॉ भी जस्टिफाइड होना चाहिए। एग्जाम्पल यहाँ पर जो दिया है सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, कि अगर किसी पर्सन को हम मार नहीं सकते हैं कि हम उस पर्सन को, ये क्रिमिनल है हमने उसको मार दिया, नहीं कर सकते, उसका भी राइट टू लाइफ है, कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। उसको अगर कोर्ट ने ऑर्डर किया है डेथ सेंटेंस, तब उसकी डेथ हो सकती है, तब उसको मारा जा सकता है बाय हैंगिंग, जो भी चीज़ मेथड यूज़ करे, ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज पर्सन कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। तो हम तब तक उसकी पर्सनल लिबर्टी नहीं ले सकते हैं, उसको लाइफ से डिप्राइव नहीं कर सकते जब तक कोई प्रोसीजर इस्टेब्लिश नहीं हुआ है, वो भी लॉफुली प्रोसीजर इस्टेब्लिश हुआ हो। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने बस मन में डिसाइड कर लिया और चीज़ें हो गई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देन एक और एग्जांपल कि पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते, डिटेन नहीं कर सकते विदाउट लीगल वारंट, है ना, ये सब चीज़ें होंगी, देन ओनली दे कैन अरेस्ट दैट पर्सन। तो ये आपका क्या है कि पर्सनल लिबर्टी आपकी हैम्पर नहीं होगी। फिर आप आओ आर्टिकल 22 पे, इसी से रिलेटेड है। आप देखो ये दोनों रिलेटेड है एक दूसरे से, इसीलिए साथ में है कि पर्सन हु इज अरेस्टेड और डिटेन्ड इन अ कस्टडी विल हैव इन्फॉर्म्ड ऑफ द रीजंस फॉर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर किसी को अरेस्ट भी किया गया है तो उसको बताया जाएगा कि तुमको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, कि तुमने कोई क्राइम किया है, कि तुमको शक में उठाया गया है, या फिर तुम पे कोई एलिगेशन लगी है, ठीक है। फिर अ पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। एक जज के पास उसको तुरंत मजिस्ट्रेट के पास ले जाया जाएगा, है ना, कि इनको अरेस्ट किया गया है, तो 24 घंटे के अंदर उसके सामने ले जाया जाएगा कि इनको बताया जाए ये पर्सन अरेस्टेड है, इसने ये काम किया है, और उनके पास रिकॉर्ड आ जाएगा। इससे ये होता है कि आपके पास लीगल क्लेम्स आ जाते हैं, आपको अननेसेसरीली डिटेन अगर किया गया है तो आपको छोड़ा जा सकता है, और अगर लॉफुली डिटेन किया गया है तो वो चीज़ें प्रॉपर मेंशन होती हैं। मतलब विम्स एंड फैंसीज पर डिसाइड नहीं होता है, इट इज़ ऑल डिसाइडेड कि आपने किस तरीके से चीज़ों को करा है ना, पूरा लॉफुल प्रोसीजर होता है। इसलिए फिर साथ ही साथ एक लॉयर मिलता है डिफेंस के लिए। तो ये तीन चीज़ें आपको देखनी है आर्टिकल 22 में, कि जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसको बताया जाएगा क्यों अरेस्ट किया गया है, उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे ताकि एक लीगल वैलिडिटी मिल जाए कि इनको अरेस्ट इन ग्राउंड्स पर किया गया है, तो आप इसको जस्टिफाई कर दीजिए। तो मजिस्ट्रेट वहाँ पर जब साइन कर देंगे तो वो लॉफुली जस्टिफाइड हो जाएगा कि हाँ इनको अननेसेसरीली उठाया नहीं गया है, इनको फालतू में बिना किसी पॉइंट के नहीं उठाया गया है, लीगली जस्टिफाइड है, इसलिए दैट पर्सन इज़ डिटेन्ड या फिर अरेस्टेड। साथ ही साथ जो अरेस्टेड पर्सन है उसको एक लॉयर मिलेगा ताकि वो अपने डिफेंस के लिए बातें रख सके, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें आप देखते हो। तो आर्टिकल 19, 21 और 22 ये सारी चीज़ें आपको हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। सी यू इन नेक्स्ट। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।